एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। हाल में ही एक रिपोर्ट न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है कि टर्की ने इंडिया पे एक ब्लैंकेट बैन इम्पोज कर दिया है एंड ऑल मिलिट्री एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। कहा जा रहा है कि टर्की नाराज़ है इंडिया से क्योंकि अप्रैल में एक टर्किश फर्म के साथ $2 बिलियन का प्रोजेक्ट शिप बिल्डिंग का प्रोजेक्ट इंडिया ने कैंसिल कर दिया। इस बात से नाराज होकर टर्की ने ब्लैंकेट बैन इम्पोज कर दिया है इंडिया पे ऑन ऑल द मिलिट्री एक्सपोर्ट्स। हालांकि इस बात की पुष्टि ऑफिशियल नहीं है, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट टर्किश गवर्नमेंट से नहीं आई है, लेकिन एक टर्किश टॉप आर्म्स प्रोक्योरमेंट एजेंसी के टॉप एग्जीक्यूटिव का कहना ये है कि उनके लॉ मेकर्स ने कहा है कि कोई भी ऐसी मिलिट्री आर्टिकल का एक्सपोर्ट अप्रूव नहीं किया जाएगा जिसमें कस्टमर इंडियन हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मानी जाए तो उनके हिसाब से ये डिसइंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल का कहना है, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड एंड इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न्ड, दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट गुड, सो आई विल रिफर यू टू प्लीज टेक दैट क्वेश्चन टू टर्किश एम्बेसी हु कैन फॉर श्योर गिव यू एन आंसर बिकॉज इट इज अ पोस्ट which generated in Turkey. To my understanding, to the best of my knowledge, it is disinformation best. तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तो इसे फेक न्यूज़ करार दे दिया है। अब इस बात में कितना दम है, क्या सच्चाई है, ये तो आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। लेकिन आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं टर्की और इंडिया के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस पे। इंडिया एंड टर्की के रिलेशंस हमेशा से ही टेंस नहीं थे, कभी अच्छे भी हुआ करते थे। In fact, we can date back the diplomatic relations between India and Turkey as far as 1481 to 1482। ऑटोमन सुल्तान्स और मुस्लिम किंगडम्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थे उस समय, उनके बीच डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस 1481 से 82 में पहली बार एक्सचेंज हुए थे। अगर हम आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो उसमें डॉक्टर M.A. अंसारी ने टर्की में 1912 में बाल्कन वॉर्स के दौरान मेडिकल मिशन भेजा था टर्की को, एंड जो 1919 और 1924 के बीच खिलाफत मूवमेंट चला था उसमें भी मेडिकल एड M.A. अंसारी ने भेजा था और इस खिलाफत मूवमेंट को इंडिया में काफ़ी सपोर्ट मिला था। गांधी जी ने टर्की के सॉवरेनिटी को सपोर्ट किया था। जब इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे बीच तो टर्की ने इंडिया को रिकग्नाइज किया। तुरंत हमारी इंडिपेंडेंस के बाद टर्की रिकग्नाइज्ड इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री एंड 1948 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए। प्रॉब्लम तब होना शुरू हुई जब कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM ज्वाइन कर लिया एंड टर्की वेरी फर्मली बिकेम अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस NATO लेड बाय US। इट वाज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने पार्ट ले लिया। एंड बगदाद पैक्ट जो कि अब डिफंक्ट है, लेकिन मिडिल ईस्ट वो भी NATO के जैसा ही था, लेकिन उसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी, दैट वाज आल्सो US लेड। उसमें जब टर्की जब उसका हिस्सा बन गई एंड इंडिया ने NAM को अध्ययर किया, तो जो NATO एंड उसकी जो कंट्रीज थी टर्की इंक्लूडेड, उन्होंने न्यू दिल्ली के इंटेंशंस को सस्पिशन की नज़र से देखा। दे वर सस्पेक्ट ऑफ आवर इंटेंशंस। उनको NAM में वो उनका था कि आप हमारी तरफ नहीं है तो आप हमारे खिलाफ हैं। वो सस्पिशियसली इंडिया के न्यू दिल्ली के इंटेंशंस, दे वर सस्पिशियस ऑफ न्यू दिल्लीज इंटेंशन। हालांकि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो इंडिया और टर्की के रिलेशंस में थॉ आने लगा। प्रेसिडेंट तुर्गुत ओजाल के दौरान इंडिया एंड टर्की के बीच रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए। इनफैक्ट टर्की ने अपने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक किया एंड कश्मीर पे भी एक बैलेंस्ड स्टैंड लिया कि पाकिस्तान और इंडिया को कश्मीर के इशू को बायलैटरली सॉल्व करना चाहिए। लेकिन जब एर्दोगन आए तब उनका एम्बिशन हो गया इस्लामाइजेशन एंड टू बिकम द लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। इसका मतलब ये था कि उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा हो गया और उन्होंने पाकिस्तान की दोस्ती के लिए काफ़ी बार इंडिया पे उंगली उठाई। ही क्वेश्चनड द फोर्स यूज्ड बाय इंडिया इन कश्मीर इन 1991, द वे इंडिया हैंडल्ड बाबरी मस्जिद केस, एंड
जब आर्टिकल 3 मोर रिसेंटली जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तब भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई और इस बात का इशू उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में उठाया। उसके बाद इंडिया ने भी हिट बैक किया। साइप्रस के प्रेसिडेंट एंड ग्रीस एंड अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पे बात की। ग्रीस के साथ वो नेवल एक्सरसाइज करने लगे। साइंड 40 मिलियन डील विद अर्मेनिया। मोदी जी का एक प्लान विजिट था टर्की को, उसे कैंसिल कर दिया और टर्किश कंपनी के साथ $2.3 बिलियन की एक डिफेंस डील। नीडलेस टू से द टाइज नोज डाइव एंड टर्की एंड इंडिया के बीच रिश्ते अब अच्छे नहीं हैं क्योंकि टर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन धीरे धीरे अब शायद टर्की अपना स्टांस बदलना चाहे क्योंकि टर्की इस समय एक इकोनॉमिक स्लंप में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है एंड इंडिया इज अ राइजिंग सुपर पावर। इस समय इंडिया की तरफ पीछ करके पाकिस्तान का साथ देना बेवकूफ़ी होगा। ये बात सही है कि पाकिस्तान एंड टर्की दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, दोनों में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, डिक्टेटरशिप है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट का सेंस तो सबको होना चाहिए। और इस समय टर्की के नेशनल इंटरेस्ट इंडिया से दोस्ती में है और गिवन द सिचुएशन गोइंग ऑन इन पाकिस्तान एक डूबती नाव है, उसमें किसी का भी भला नहीं हो सकता। एक अच्छे लीडर को नेशनल इंटरेस्ट की समझ होती है और अपने नेशन के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखता है। और जहाँ तक इसलिए शायद ये न्यूज़ कि टर्की ने डिफेंस कंप्लीट बैन कर दिया है और ऑन मिलिट्री एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, ये लग तो फेक ही रही है क्योंकि जिस तरह की इकोनॉमिक पोजीशन इस समय टर्की की है वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए इस तरह की कोई भी हरकत अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया से ज़्यादा वो टर्की को ही नुकसान करेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।